बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी फ्रॉम सेक्शन सी ऑफ बिहेवियरल साइंसेस। मेमोरी में से आपको मेमोरी की डेफिनेशन आनी चाहिए, देन स्टेजेस ऑफ मेमोरी क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या हैं, और व्हाट आर द वेज और मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग विद द टेक्निक्स एंड मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी। बाकी टॉपिक्स हम इसके जो पोर्शंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अब आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ना, एक चीज़ तो जैसे कौन से मेथड्स हैं, किस तरह से हम मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपने पेपर के लिए भी याद करनी है। देन अगर आपको ऑस्पी में आ जाता है ना, ऑस्पी में आएगा स्टेशन के आपके पास कोई पर्सन आया है, ही वांट्स टू या ही आस्क्स के मुझे मेमोरी का इशू है। कोई स्टूडेंट का आपको सिनेरियो दिया हुआ, एक स्टूडेंट आया हुआ है, आपको ऑस्पी स्टेशन पर उसको बिठाया हुआ है, वो पूछेंगे कि इसकी मेमोरी का, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि किस तरह से वो अपनी मेमोरी को इन्हेंस करे, या फिर कि वो पेपर वो याद तो करता है चीज़ों को लेकिन उसको ना वो रिटेन रहती नहीं है, वो उसकी मेमोरी में जाती नहीं है। तो आप तरीके बताएं, वेज बताएं किस तरह से वो मेमोरी को इम्प्रूव कर सके। जब ऑस्पी में आता है ना, तो आपने इन सारी चीज़ों को उर्दू में एक्सप्लेन करना होता है, आपने उसको उर्दू में बताना है मोस्ट ऑफ द टाइम कि अब आप ये जो सारी चीज़ें मैं आपको इंग्लिश में कराऊंगी ना, कि आपने SCQ में क्या लिखना है, साथ ही मैं इस वीडियो में चाह रही हूँ कि आप उसको कवर कर लें फॉर ऑस्पी। तो उसमें होगा कि आपने अटेंशन को स्पैन को इंक्रीज़ करना, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स हो, आपको रेसिटेशन एंड रिहर्सल, निमोनिक्स यूज़ करें एंड ओवर लर्निंग। सपोज अभी फर्स्ट 5 मैंने बताए। जब आपने इसको SCQ में लिखना है तो आपने अटेंशन की एक हेडिंग बनानी है, आपने नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स की एक हेडिंग बनानी है, आपने रेसिटेशन एंड रिहर्सल की हेडिंग बनानी है, यूज़ निमोनिक्स की हेडिंग बनानी है, ओवर लर्निंग हेडिंग बना के आगे आपने 2 to 3 लाइन्स पे एक मुश्तमिल पैराग्राफ लिखना है। मतलब आप रेसिटेशन एंड रिहर्सल आपने अगर हेडिंग बनाई, आप उसमें पैराग्राफ खुद लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि वी शुड रिवाइज द टॉपिक्स मोर ऑफन इन ऑर्डर टू इंक्रीज आर मेमोरी और इन ऑर्डर टू रिटेन दैम वेल। इस तरह अब 1-2 लाइन का कोई पैराग्राफ बना लेंगे तो उससे होगा क्या कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब BS में क्वेश्चन आता है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया होता है कि वो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो वो 5 मार्क्स में आपसे यही पूछेंगे कि राइट टेक्निक्स एंड मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर इस तरह है ना, आपने देखना है आपके पास टाइम अवेलेबल कितना है और क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। अगर ये 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है तो बेशक आप इस तरह शॉर्ट करके लिखते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ। अगर इसके मार्क्स 5 हैं तो आपने इसको हेडिंग बना के लिखना है, कोशिश करनी है। अगर आपके पास टाइम है तो डू मेक श्योर टू मेक हेडिंग्स बना के अच्छा सा लिखें। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, दैट मैटर्स अलॉट, स्पेशली इन बिहेवियरल साइंसेस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। SCQ का बताती हूँ, साथ साथ ही मैं इसको बता दूँगी कि आपने ऑस्पी के लिए कैसे करना है। अटेंशन में आप कहें इंक्रीज़ योर स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन, लिसन अटेंटिवली टू इन्फॉर्मेशन। जैसे वर्ड अटेंशन से ही पता चल रहा था कि किसी चीज़ को अटेंटिवली सुनना, तो अपना स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करें, चीज़ों को अटेंटिवली सुने। अब जब आप चीज़ों को अटेंटिवली सुन रहे होते हैं ना, तो वो इवेंचुअली आपका स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप अटेंटिवली सुन रहे हैं तो एक लेक्चर को आप 15 मिनट तक भी सुन सकते हैं, वही सेम लेक्चर जिससे आप 5 मिनट में बोर हो गए थे। आप यूट्यूब पे लेक्चर्स ले रहे होते हैं ना, तो आपको 5 मिनट बाद आप दिल करता है कि नहीं बस मैंने बहुत ले लिया, आप कोई और ऐप खोल लेंगे, ऐसे स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर लेंगे, रील्स देख लेंगे, लेकिन वो क्योंकि आप अटेंटिवली नहीं सुन रहे थे। अगर आप उसी चीज़ को अटेंटिवली सुनते हैं तो आपका स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है और इसी अटेंशन से आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है। आप कंसंट्रेट करके सुन रहे हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में जा रही होती है, आप उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। हमने पढ़ी थी ना ये क्रिएटिव थिंकिंग वाली कुछ पॉइंट्स, उसमें हमने कहा था कि क्रिएटिव थिंकिंग नहीं, मेटाकॉग्निशन में, कि जो आप पढ़ रहे हैं साथ साथ उस चीज़ को अपने माइंड में प्रोसेस करें, उसको क्विकली आप मतलब उसको साथ साथ अपने माइंड में क्वेश्चन करें कि आपने क्या पढ़ा। तो ये सारे मेटाकॉग्निशन में थे और क्रिएटिव थिंकिंग में, कि इन सारी चीज़ों को लेके हमने चलना है। मेटाकॉग्निशन में नहीं था ये पॉइंट, मतलब मेटाकॉग्निशन में ही था, यहाँ पे था कि एक्टिवली रीड करें, इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली क्वेश्चनिंग द मटेरियल यू रीड। कि जब आप एक्टिव रीड कर रहे होते हैं ना, किसी चीज़ को कंसंट्रेट करके रीड कर रहे होते हैं, टेंशन से रीड कर रहे हो, तो आप अपने आप को साथ साथ क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज़ इसने इस तरह बताया तो ये क्यों है। तो वही सेम चीज़ें कि मतलब सेक्शंस, जैसे सेक्शन A में काइंड ऑफ चीज़ें सेम रिपीट हो रही थी, सेक्शन E में, अब इसी तरह सेक्शन C के जो टॉपिक्स हैं ना उसमें चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। आपको एक वाले अगर मेमोरी के ये पॉइंट्स भूल जाते हैं तो मेटाकॉग्निशन वाले पॉइंट्स इसमें किसी हद तक आ सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग वाले कहीं से आ सकते हैं। तो वो सारी ही चीज़ें सेम है, एक दफ़ा सुन लें तो आप पेपर में क्वेश्चन का आंसर खुद बना सकते हैं।
अब इसमें आगे कि आपने इसको अटेंटिवली सुना। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। अब इसी को अगर ऑस्पी के लिए करते हैं ना, तो आपने इसको पर्सन को कहना है कि आपने क्या करना है कि आप जब भी लेक्चर, अपने ऐसे उर्दू में उसे बताना है कि आप जब भी कोई लेक्चर लें तो उसको ना तवज्जो से सुना करें। आपने तवज्जो से सुनना है और हर चीज़ को ना जो वो बताया जा रहा है कि जब अगर आपका क्लास में कोई लेक्चर हो रहा है या आप किसी ऐप पे कोई लेक्चर ले रहे हैं, यूट्यूब पे ले रहे हैं, तो उसको बड़े अटेंशन से, कंसंट्रेशन से और तवज्जो से सुने। ये आपने उसको बताना है कि आपको पता हो कि वो क्या बात कर रहा है। अगर आप लेक्चर लेते हुए आपसे बीच में पूछा जाए 2-3 मिनट बाद कि क्या बात की गई, तो आपको पता हो, आपने इस तरह सुनना है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स इज़ व्हाट कि आप जो पढ़ रहे हैं आपके पास थोड़े से उसके ना रिजल्ट्स की नॉलेज हो कि आपने जो पढ़ा है वो कितने हद तक आपको याद हो गया। इट विल बी रिवॉर्डिंग टू नो यू हैव आंसर्ड करेक्टली। आप एक चैप्टर के बाद ना कुछ MCQs होते हैं, उनका एक पर्पज़ ये भी है कि वो चैप्टर रीड करने के बाद आप उन MCQs को सॉल्व करें। तो अब जब आपके MCQs करेक्ट होते हैं ना, तो एक आपको मोटिवेशन भी मिलती है और आपके लिए वो काइंड ऑफ एक रिवॉर्डिंग चीज़ होती है कि यस आपने उसको ठीक कर लिया है, आपने जो पढ़ा था वो आपको आता है। अब आपने इसको ऑस्पी में अगर एक्सप्लेन करना है तो आप उसको कहेंगे कि आपको साथ साथ पता हो कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको आता है, आप उसके MCQs वगैरह सॉल्व करें, चैप्टर के एंड पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको सॉल्व करें। रेसिटेशन एंड रिहर्सल है कि बार बार दोहराएं चीज़ों को। यूज़ निमोनिक्स, निमोनिक्स का यूज़ करें, जो चीज़ें आपको नहीं याद हो रही हैं उनको निमोनिक्स के साथ याद करें तो वो जल्दी याद हो जाएंगी। ओवर लर्निंग के बार बार चीज़ों की रेपिटेशन करें, रेपिटेशन चीज़ों होने की बार बार होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। आप याद करेंगे तो ही आपके माइंड में जाएगा, एक दफ़ा पढ़ने से याद नहीं होता। देन है ऑर्गेनाइज लिस्ट्स इनटू स्मॉल चंक्स, मेकअप स्टोरीज यूजिंग लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स। जो चीज़ों को अगर आप कोई लाइक सपोज पैथो में कोई प्रोसेस पढ़ने या फिजियोलॉजी में पढ़ते थे ना कि ये एक ही चीज़ है, उसका क्या मैकेनिज्म है, नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है, तो उन सारी चीज़ों को ना हम लोग एक बना रहे होते हैं फ्लो चार्ट टाइप। अब फ्लो चार्ट में क्या करें, हम उसको स्मॉल चंक में ऑर्गेनाइज करें या हम उससे कोई स्टोरी बना लेते हैं यूजिंग लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स। या ये भी एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स से हम कोई स्टोरी बनाना, वो भी काइंड ऑफ निमोनिक है। या फिर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेना, स्मॉल चंक्स में डिवाइड करें तो वो हमें जल्दी याद हो जाती हैं। और अगर हम उसको फ्लो शीट के फॉर्म में बनाएं, या मतलब ये सारा कुछ किस चीज़ में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में, कि हम एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके याद करें। देन है सिलेक्शन, प्रैक्टिस केयरफुल एंड सेलेक्टिव मार्किंग, अंडरलाइन सेलेक्टिव लाइंस ओनली। सारे ही पेजेस को आपने वो हाईलाइटर से नहीं भर देना, पूरे पेज हाईलाइट किए होते हैं उस तरह नहीं करना होता, आपने कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को मार्क करना है। जब आपके वो सिलेक्टिव होंगे तो आपको बाद में रिवाइज करने में, याद करने में आसानी होगी। पढ़ें सारा, जो उसमें से इंपॉर्टेंट है उस सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ को हाईलाइट करें। सीरियल पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी सपोज एक चैप्टर है तो उसका जो मिड वाला पोर्शन होता है ना, उसको ज़्यादा आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है, ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप स्टार्ट वाला याद कर लेते हैं, एंड वाला याद कर लेते हैं, लेकिन मिडल पोर्शन हमेशा क्या होता है कि उसको किसी तरह से हम छोड़ देते हैं, ये तब तक आते आते तक एनर्जी नहीं होती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप ना चैप्टर स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपको होता है कि नहीं यार मुझे कोई टॉपिक मुश्किल आ गया तो मुश्किल लगने लग जाता है, आप उसको छोड़ देते हैं, फिर आप एंड से स्टार्ट करते हैं, एंड से भी हो गया याद, शुरू से भी हो गया, जो दरमियान वाला पोर्शन था वो रह जाता है। इट्स काइंड ऑफ आर साइकोलॉजी के हमेशा जब भी पढ़ा जाता है तो जो मिड पोर्शन है वो नहीं सही से होता। अटैच इमोशंस एंड फीलिंग्स, के टेक्स्ट में कोई चीज़ आती है उससे आप कोई अपनी इमोशंस को अटैच कर सकते हैं, फीलिंग्स अटैच। इसका मतलब ये है कि सपोज किसी पॉइंट पे ना आपको जब लेक्चर टीचर्स भी दे रहे होते हैं ना, साथ उससे रेलिवेंट आपको कोई स्टोरी सुना देते हैं जिससे वो आपको चीज़ याद रहे, तो इसी तरह आप खुद पढ़ते वक्त भी उससे कोई स्टोरी रिलेट कर सकते हैं ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। यूज़ मेंटल पिक्चर्स, विजुअल इमेजरी, मेंटल पिक्चर्स यूज़ करें, विजुअल इमेजरी यूज़ करें, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको अपने माइंड में उसकी कोई इमेज बनाने की कोशिश करें। स्पेस्ड प्रैक्टिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हर वक्त कॉन्टीन्यूसली ना स्टडी करें, बीच में थोड़े आप गैप्स लें। जो स्पेस्ड स्टडी होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टीन्यूस स्टडी सेशन। देन होल वर्ड्स पार्ट लर्निंग, रीड फ्रॉम लॉन्ग बुक नॉट शॉर्ट नोट्स, कि आपने सारी चीज़ को रीड करना है, किसी लॉन्ग बुक से रीड करना है, शॉर्ट नोट्स वगैरह से रीड नहीं करना, क्योंकि वो जब लॉन्ग बुक से रीड किया हो तो आपको बेसिक कंसेप्ट होता है सारा चीज़ का, वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में रिटेन रहती है। अगर वो कंसेप्ट होगा, अगर आपने उसको क्रैम किया हुआ तो वो याद नहीं रहता। क्रैमिंग के लिए आपको बार बार उसको चीज़ को
पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। रिव्यू, रिवाइज बिफोर एग्जाम्स की रिव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी स्टेजेस ने सॉरी टेक्निक्स है 13 है, 13 में से एटलीस्ट 7, 8, 9 तो आपको याद रहेंगे ना। जब आपने उस तरह पेपर में लिखा हुआ है तो वो लाइक क्या 8, 9 भी अगर आप लिखते हैं तो वो बहुत एक अच्छा आपका आंसर होता है अगर आप उसको हेडिंग में लिख लें। अगर इट्स सेल्फ ही, इसको ही मैंने थोड़ा वो राइटिंग भी छोटी लिखी, मतलब राइटिंग मेरी इसमें छोटी थी और मैंने कुछ पॉइंट्स को आगे एक लाइन में 3 पॉइंट्स में लिखे हुए। अगर मैं इसको भी एक लाइन में लिखूँगी तो 13 पॉइंट्स बनते हैं और उसकी 2 लाइन्स बनती हैं। वो इट्स सेल्फ ही काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो रहता है। अब आप पे है कि आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी इवेंचुअली उतने अच्छे मार्क्स होंगे। ऑस्पी में अगर ये स्टेशन आता है तो आपने किस तरह बताना था कि आपने उसको बताना है कि सबसे पहले सारा कुछ आपने अपने इंट्रोडक्शन करा के, कंसेंट लेके, पेशेंट का इंट्रो पूछ के, उससे मसला पूछ के, सारा कुछ जब आपने बताना है कि टेक्निक्स क्या क्या। आप उससे कहेंगे बेटा आपने, अगर कोई बच्चा है ना तो आपने उससे कहना है कि आपने अटेंशन से पढ़ना है, चीज़ों को गौर से सुने, आपको पता हो कि आपके कितना पढ़ लिया। नॉलेज ऑफ रिजल्ट होगा ऐसे बताएंगे कि आपने जब पढ़ लिया है तो आपने देखना है कि आपको उसमें से कितना आता है। आपने साथ साथ अपने आप को असेस कर लेना है। बेशक आपके चैप्टर के पीछे जो MCQs दिए हैं उनको सॉल्व करके देख लें। आपने जो पढ़ा है उसको बार बार रीड करें, रेसिटेशन करें, उसकी बार बार रिहर्सल करें, उसको याद करें। आप पढ़ते वक्त निमोनिक्स बनाएं, उससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। आप ओवर लर्निंग करें, आप ज़्यादा पढ़ें, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके पढ़ें, आप सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ें। आपने एक दफ़ा सारे को रीड कर लिया, फिर उसमें से सिलेक्टिव चीज़ों को हाईलाइट करें, सिर्फ उनको रीड करें दोबारा। आप सीरियल पोजीशन के लिहाज से चैप्टर का मिड पोर्शन को ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वो अक्सर औकात वो रह जाता है, उसको हम अच्छे से नहीं पढ़ते वक्त कुछ स्टोरीज़ वगैरह बनाएं, अपने माइंड में कुछ इमेजेस बनाएं ताकि आपको वो याद रहें चीज़ें। उसके अलावा आपने कॉन्टीन्यूसली नहीं पढ़ना, आपने पढ़ने के दौरान ब्रेक लेनी है। आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो 5 मिनट ब्रेक लें, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक लेके फिर पढ़ें। आपने हमेशा एक बड़ी बुक से, सही जो ओरिजिनल आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक्स जो रिकमेंडेड होती हैं उनसे पढ़ना है। आपने शॉर्ट बुक्स को यूज़ नहीं करना। आपने जो पढ़ा है चीज़ उसको रिवाइज़ लाजमी करना है पेपर में जाने से पहले। तो इस तरह आप ऑस्पी में उसको बताएंगे। ऑस्पी में थोड़ा मैंने, ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही थी तो मैंने ज़रा बहुत स्पीड से बताया। आपने स्लो बताना होता है क्योंकि उसके स्टेशन के ना टाइम होता है, आई गेस 5 मिनट्स था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो आपने वो 5 मिनट में पूरा करना होता है बिकॉज इफ़ यू स्टॉप अर्ली तो उससे रेलिवेंट आपसे और क्वेश्चंस होने लग जाते हैं। तो आपने आराम आराम से बोलनी है सारी बातें और उससे भी साथ साथ पूछना है कि आपको मेरी बात की समझ आ रही है। उससे 2-3 दफ़ा आपने पेशेंट से बीच में पूछ लेना होता है कि उनको उसके अंडरस्टैंडिंग में जा रही है बात, उसको समझ आ रही है। उससे रिपीट भी करवा के देख लेना एंड पे कि आपको क्या समझ आई है। तो आपने फिर वो टाइम पूरा करना होता है। अदरवाइज़ फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, मेमोरी से रेलिवेंट ही पूछ लेंगे कि बताएं डिफाइन मेमोरी, बताएं स्टेजेस ऑफ मेमोरी क्या क्या हैं। ये सारा कुछ आपसे पूछ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टेक्निक्स एंड मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी। होप्स तो समझ आ गई। किसी में कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ में तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।